हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ और आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपको जैसा कि पता है कि ये एनसीईआरटी की क्लास चल रही है और एनसीईआरटी में आप ये भी जानते हैं, जो पहले से क्लास कर रहे हैं उनको पता है कि क्लास 6 की मैंने क्या लिखा क्लास 6 की मैं ये एनसीईआरटी करा रही हूँ और सब्जेक्ट बता देती हूँ, ये एसएसटी सब्जेक्ट करा रही हूँ मैं आपको, ठीक है, जो कि आपका एलटी ग्रेड में भी आपका काम कर रहा है और साथ ही ये पेट के लिए भी है, आपका यूपी पीसीएस के लिए भी है, आरओ एआरओ के लिए भी है, आपके जीआईसी के लिए भी है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्लास चल रही है आपकी और मैं इसमें एसएसटी सब्जेक्ट ही करा रही हूँ। तो अगर आपको और सब्जेक्ट कोई दूसरा सब्जेक्ट की डिमांड हो जो मैं एनसीईआरटी कराऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं ये एसएसटी फिनिश होते ही मैं वो सब्जेक्ट भी शुरू कर दूँगी या फिर बीच में अगर समय हुआ तो मैं वो सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूँगी। फ़िलहाल अभी मैं आपको बता दूँ कि आपकी 3 क्लासेस चलती हैं डेली मेरे द्वारा। मैं सुबह आपको एक 8 बजे क्लास देती हूँ, जो कि आपकी ये एनसीईआरटी की क्लास होती है, ठीक है, जिसमें ये चल रहा है हमारा क्लास 6 की एसएसटी। इसके साथ साथ मैं 12 बजे आपको एक करंट की क्लास देती हूँ, जिसमें मैं ई दृष्टि कंप्लीट करा रही हूँ, वार्षिक वाली। और इसके साथ साथ आपको 5 बजे मैं पेट की क्लास देती हूँ, जिसमें मैं आदित्य रंजन सर की बुक को कंप्लीट करा रही हूँ। तो ये 3 क्लासेस आपकी डेली आ रही हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। मैं कोशिश यही करती हूँ कि 15 से 20 मिनट का ही वीडियो हो, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। तो मैं तीनों में यही कोशिश करती हूँ। खाली एनसीईआरटी वाला जो ये वीडियो है, ये आपका पार्ट पूरे लेसन पर डिपेंड करता है कि लेसन कितना बड़ा है, उस हिसाब से ये वीडियो जाता है। बाकी करंट और पेट का मेरा कोशिश यही रहती है कि मैं 15 से 20 मिनट में इसको ख़त्म कर दूँ। तो 15 से 20 मिनट के बाद छोटे छोटे वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम फिलहाल ये करते हैं। ऑलरेडी 2 मिनट मैंने गवा दी है आपको ये न्यूज़ देने में। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरे द्वारा जितने भी क्लासेस कराई जा चुकी हैं या जो कराई जा रही हैं उन सब की नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, आपको जो भी सब्जेक्ट चाहिए आप वो सब देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने 5 लेसन तक कंप्लीट कर लिया था, 5वें अध्याय तक। आज हम 6ठा अध्याय करने वाले हैं, भारतीय सभ्यता का प्रारंभ, ठीक है। तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता, जो हड़प्पा सिंधु अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानी जाती है, वास्तव में कई मायनों में एक अनूठी सभ्यता थी। इसने दिखाया कि कैसे एक सम्यक रूप से संतुलित समुदाय रहता है, जहां धनवान और निर्धन के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं है। संक्षेप में हड़प्पा के सामाजिक परिदृश्य में शोषण नहीं बल्कि आपसी सामंजस्य दिखाई देता है, और ये कथन है बीबी लाल का, ठीक है। अब आगे लेसन को देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं धौलावीरा का किला क्षेत्र का उत्तरी प्रवेश द्वार है ये, ठीक है। धौलावीरा किला क्षेत्र का ये उत्तरी प्रवेश द्वार है, जो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सभ्यता क्या है। तो 4 के अंत में हमने देखा था कि कैसे मनुष्य का पहला समूह एक स्थान पर रहने लगा, कृषि करने लगा, और कैसे उसने कुछ तकनीकों जैसे कि भवन निर्माण, धातु विज्ञान, यातायात साधन का विकास किया और सभ्यता की ओर उन्मुख हुआ। अब यहाँ पे धातु विज्ञान क्या है, तो धातु विज्ञान के अंतर्गत प्रकृति से धातु निष्कर्षण, उन्हें शुद्ध करने और आपस में मिलाने की तकनीकों और साथ साथ धातु और उसके गुणों का वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो शामिल है। आखिर सभ्यता है क्या? तो सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग मानव समाज के उन्नत चरण के लिए किया जाता है। इसे और स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ इस बात पर विचार करेंगे कि एक सभ्यता में कम से कम निम्नलिखित विशेषताएं तो होनी ही चाहिए, ठीक है। जैसे कि शासन और प्रशासन का कोई रूप, जटिल समाज और उसके अनेक कार्यकलापों के प्रबंधन हेतु नगरीकरण होना चाहिए, जैसे कि नगर योजना, नगरों का विकास, उनका प्रबंधन, जिसमें समानता जल प्रबंधन और जल निकास व्यवस्था आती है। विभिन्न प्रकार के शिल्प होने चाहिए, कच्चे माल जैसे कि पत्थर और धातु का प्रबंधन, और तैयार माल जैसे कि आभूषण और उपकरण का उत्पादन। व्यापार होना चाहिए, सभी प्रकार की वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए आंतरिक एक नगर अथवा एक क्षेत्र के अंदर और बाहरी दूरस्थ अथवा विश्व के अन्य भागों के साथ व्यापार होना चाहिए। लेखन का कोई रूप, जैसे अभिलेखों को रखने और संवाद बनाने के लिए ज़रूरी है। जीवन और विश्व के बारे में सांस्कृतिक विचार होना चाहिए। कला, स्थापत्य, साहित्य, श्रुति, परंपरा और सामाजिक रीति रिवाजों के माध्यम से जीवन और विश्व की अभिव्यक्ति। कृषि उत्पादकता होनी चाहिए, जो गांव ही नहीं बल्कि नगरों को भी भोजन उपलब्ध करा सके। तो आइए विचार करते हैं
की मूलभूत विशेषताएं, अर्थात ऐसी विशेषता जो अन्य सभी के विकास के लिए क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, तो आइए पता लगाते हैं कि उस समय समाज में विद्यमान व्यवसाय और रोजगार की सूची तैयार कर सकते हैं। तो आज विश्व के अधिकांश समाजों में इन सभी विशेषताओं को आसानी से देखा जा सकता है, जिस तरह हमने सभ्यता को परिभाषित किया। उस अर्थ में सभ्यता का आरंभ कब हुआ? विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग समय पर सभ्यताओं का आरंभ हुआ। जिस क्षेत्र को मेसोपोटामिया, आधुनिक इराक और सीरिया के नाम से जाना जाता है, वहाँ लगभग 6000 वर्ष पहले सभ्यता का आरंभ हुआ और इसके कुछ शताब्दियों के बाद प्राचीन मिस्र की सभ्यता का आरंभ हुआ। आप इन सभ्यताओं और अन्य सभ्यताओं के बारे में आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। सही अर्थों में उन प्राचीन सभ्यताओं के बहुत बड़े योगदान और प्रगति के कारण ही मानवता आज वर्तमान स्थिति में पहुंच सकी है। अभी हम केवल भारतीय उपमहाद्वीप और उसके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर दृष्टि डालेंगे, जहां से हमारी कहानी आरंभ होती है। ठीक है, तो ये देखो मेसोपोटामिया की सभ्यता का आरंभ जो कि 4000 सामान संवत पूर्व है। मिस्र की सभ्यता का आरंभ 3000 सामान संवत पूर्व है। 2000 सामान संवत पूर्व सिंधु सरस्वती सभ्यता यहाँ पे देखो दी हुई है। ठीक है, तो 2600 से 1900 सामान संवत पूर्व तक सिंधु सरस्वती सभ्यता का समय दर्शाती ये समय रेखा दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं गांव से नगर की। तो पहले यहाँ पे डेफिनेशन दी है सहायक नदी की, उसको देख लेते हैं। तो वो नदी जो किसी बड़ी नदी या झील में मिलती है, उदाहरण के तौर पर जैसे कि यमुना, गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, गांव से नगर। तो पंजाब आज भारत और पाकिस्तान में विभाजित और सिंध अब पाकिस्तान के विशाल मैदानों को सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां सिंचित करती हैं। सिंधु नदी ने इन मैदानों को उपजाऊ और कृषि के अनुकूल बनाया। इन मैदानों की पूर्व दिशा में कुछ सहस्त्र शताब्दियों पहले एक अन्य नदी सरस्वती हिमालय की तलहटी से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों से होकर प्रवाहित होती थी। 3500 सामान्य शताब्दी पूर्व से इस पूरे क्षेत्र में गांव नगरों में परिवर्तित हो गए और लगभग 2600 सामान्य संवत पूर्व में बढ़ते व्यापार और अन्य विनिमयों के कारण नगर महानगरों में परिवर्तित हो गए। ठीक है, इस सभ्यता को पुरातत्ववेत्ताओं ने सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम दिया। ठीक है, हम इन सभी नामों का प्रयोग करेंगे और इस सभ्यता के निवासियों को हड़प्पाई या हड़प्पावासी कहते थे और ये विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इस विकास प्रक्रिया को भारत का पहला नगरीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो छोटा सा हमारा डायग्राम दिया हुआ है ये, और यहाँ पे देखो सूचकांक डोर दिया हुआ है। ठीक है, वर्तमान में सभ्यता के निवासियों को हड़प्पा या हड़प्पावासी क्यों कहते हैं? इसका सीधा सा उत्तर है कि लगभग एक शताब्दी पहले 1920-21 में हड़प्पा, आज के पाकिस्तान का पंजाब, इस सभ्यता से संबंधित पहला उत्खनित नगर था, इसलिए इसको कहा जाता है। अब यहाँ पे ये फिर से मैप है, देखो आप, हिंदुकुश है, यहाँ पे सुलेमान श्रेणी दिख रही है आपको, हिंदुकुश है, यहाँ पे हिमालय है। ठीक है, यहाँ पे मूसा खेल दिख रहा है, डाबर कोट, हड़प्पा, चिनाब नदी, कालीबंगा, बनावली, करनपुरा, भिराना, गवेरीवाला, राखीगढ़ी, रूपनगर, फरमाना, मांडा, लखनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये ऐसे नाम दिए हुए हैं। ठीक है, और बालाकोट, चन्हूजड़ो, धौलावीरा, खिरसौरा, नागेश्वर, लोथल, बगासरा, भील, नागवाड़ा, ये सब देखो सिंधु सरस्वती सभ्यता की कुछ प्रमुख बस्तियों का मानचित्र है जो पर्वत श्रृंखलाओं के द्वारा बनी प्राकृतिक सीमाओं को देखिए भूरे रंग से। ठीक है, चलिए, तो इस सभ्यता के कुछ प्रमुख नगरों को मानचित्र में दर्शाया गया है। क्या आप इन दर्शाए गए नगरों का अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका में दिए गए आधुनिक राज्यों अथवा प्रदेशों के साथ मिलान कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखो हड़प्पा नगर, हड़प्पा के नगर। ठीक है, तो धौलावीरा आपका पंजाब है इस समय, धौलावीरा जो है वो पंजाब है आधुनिक राज्य, हड़प्पा जो है वो गुजरात हो गया, कालीबंगा सिंध हो गया आधुनिक राज्य और प्रदेश में, मोहनजोदड़ो हरियाणा हो गया, राखीगढ़ी आपका राजस्थान में हो गया। ठीक है, अब सरस्वती नदी को देख लेते हैं। तो सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों को दर्शाया गया है मानचित्र में और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगर इन नदियों के किनारे विकसित हुए। सरस्वती नदी जिसे आज भारत में घग्गर और पाकिस्तान में हाकरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हाकरा, एक सेकेंड।
अतः इसे घग्गर हाकरा भी कहा जाता है के नाम से जाना जाता है। के किनारे भी अनेक पुरास्थल मिलते हैं। आज यह एक मौसमी नदी है जो मात्र वर्षा ऋतु के दौरान बहती है। ठीक है, सरस्वती नदी का वर्णन सबसे पहले प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। इसके बारे में हम 7 नंबर लेसन में पढ़ेंगे। ऋग्वेद में सरस्वती को एक देवी और पर्वत से निकलकर समुद्र तक बहने वाली एक नदी दोनों रूपों में पूजा गया है। बाद के ग्रंथों में इस नदी के सूखने और अंततः लुप्त हो जाने का वर्णन भी हमको मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नगर योजना की बात कर लेते हैं। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो अब पाकिस्तान में हैं, इस सभ्यता के सबसे पहले 2 नगर हैं जिनकी खोज लगभग 1 शताब्दी पूर्व 1924 में की गई थी। किसकी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। सिंधु नदी के मैदानों में बहुत से पुरास्थल मिले हैं जिसके कारण इस सभ्यता को आरंभ में सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। बाद में अन्य प्रमुख नगर जैसे कि धौलावीरा गुजरात में मिला, राखीगढ़ी हरियाणा में मिला, गवेरीवाला पाकिस्तान के चोलिस्तान मरुस्थल में मिला और सैकड़ों छोटे स्थलों जैसे गुजरात में लोथल की खोज की गई, वो कुछ की खुदाई भी की गई। इस प्रकार की खोजें आज भी जारी हैं। ये रोचक है कि सरस्वती नदी की द्रोणी यानी कि बेसिन में न केवल 2 महानगर राखीगढ़ी और गवेरीवाला आते हैं बल्कि छोटे छोटे अनेक नगर जैसे कि हरियाणा में फरमाना, राजस्थान में कालीबंगा और कुछ अन्य नगर हैं जो हरियाणा के 2 नगर बिर्राना और बनावली भी आते हैं। निसंदेह मानचित्र में दिए गए क्षेत्रों में पुरास्थल की सघनता स्पष्ट दिखती है। ठीक है, तो आइए विचार करें कि आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुना होगा और आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि हमने इनका प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, तो हम पाएंगे कि घाटी शब्द का अब इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि अब हम जानते हैं कि सभ्यता सिंधु क्षेत्र से बहुत आगे तक फैली हुई थी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है किलेबंदी, तो पहले इसको देख लेते हैं। किलेबंदी का मतलब होता है आमतौर पर सुरक्षात्मक उद्देश्यों में किसी बस्ती या नगर के चारों ओर बनाई गई एक विशाल दीवार। और अभिजात वर्ग क्या होता है? तो अभिजात वर्ग यहाँ ये शब्द समाज के उच्च स्तर जैसे कि शासक, अधिकारी, प्रशासक और प्रायः पुरोहित या पुजारी को संदर्भित करता है। तो हमने ये 2 शब्द देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से पढ़ना है ना हमको। अधिकांश हड़प्पा सभ्यता के नगर सुनियोजित योजना के अंतर्गत निर्मित किए गए हैं। उन नगरों में चौड़ी सड़कें थी जो सामान्यतः चारों दिशाओं की ओर उन्मुख होती थी। अधिकांश नगरों के चारों ओर किलेबंदी की गई मिलती है और नगर के 2 विशिष्ट भाग मिलते हैं। ऊपरी नगर जहाँ संभवतः अभिजात वर्ग यानी कि उच्च वर्ग के लोग रहते थे और निचला नगर जहाँ पे साधारण लोग रहते थे। कुछ बड़े भवनों का उपयोग सामूहिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। उदाहरण के तौर पर जैसे गोदाम है जहाँ परिवहन किए जाने वाली वस्तुओं को रखा जाता था। सड़कों और गलियों में विभिन्न प्रकार आकारों के निजी घर मिलते हैं। रोचक बात यह है कि बड़े और छोटे घरों के निर्माण की गुणवत्ता एक समान मिलती है। समानतः उन भवनों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया है। कुछ संरचनाओं के निर्माण का उद्देश्य आज भी चर्चा का विषय हो सकता है। मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध महान स्नानागार एक छोटा और विस्तृत स्नानागार है जिसका आकार 12 × 7 मीटर है। सबसे ऊपर जमाई गई ईंटों पर जलरोधक सामग्री जैसे कि डामर के रूप में प्राकृतिक बिटुमिन की परत जो है वो चढ़ाई गई है। स्नानागार के चारों ओर छोटे छोटे कमरे मिलते हैं। उनमें से एक कमरे के अंदर कुआं मिला है। समय समय पर स्नानागार के पानी को खाली करने के लिए कोने में एक नाली भी है। इस स्नानागार को स्वच्छ पानी से समय समय पर भरा जाता था। ठीक है, ये हमने देखा। अब आगे देख लेते हैं। ये देखो, ये क्या दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखो। तो ये कालीबंगा राजस्थान के निचले नगर में एक चौड़ी सड़क है, आप देख सकते हो। ये देखो ऊपर चित्र में। ठीक है, ये एक चौड़ी सड़क है। ठीक, और दाएं में आपको ये दिख रहा है 6.5 वाले में धौलावीरा के मध्य नगर के आवासीय क्षेत्र की लंबवत गलियां या सड़कें। धौलावीरा में 3 अलग अलग क्षेत्र थे, ना कि अन्य नगरों की तरह 2 क्षेत्र। इस नगर में अधिकांशतः भवनों की नींव पत्थरों से बनाई गई थी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये क्या। ये मोहनजोदड़ो का एक महान स्नानागार है। ठीक है, जो हमने जिसके बारे में पढ़ा। तो आप यहाँ पे ये साइड में देखो एक नाली देख सकते हो जिसको खाली की जाती थी जो। ठीक है, ये स्नानागार है, यहाँ पे पानी भर के नहाया जाता था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके निर्माण का उद्देश्य क्या रहा होगा? पुरातत्ववेताओं ने अनेक संभावित व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। सार्वजनिक स्नान के लिए स्नानागार, केवल राजसी परिवार के लिए स्नानागार, धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग होने वाला स्नानागार। हालांकि पहली व्याख्या अब स्वीकार नहीं है क्योंकि ये पाया जाता है कि इस नगर के अधिकांश घरों में स्नानागार जो हैं वो
बने हुए थे। तो सार्वजनिक स्नान के लिए स्नानागार तो ये नहीं होगा, क्योंकि लोगों के घरों में ऑलरेडी स्नानागार बने हुए थे। ठीक है, तो आइए पता लगाते हैं कि अंतिम 2 व्याख्याओं के बारे में कक्षा में। तो ये बच्चों के लिए, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ जल प्रबंधन की बात करें तो हड़प्पावासी जल प्रबंधन और स्वच्छता वाले को बहुत महत्व देते थे। उनके घरों में स्नान के लिए अलग स्नानागार हुआ करते थे। ये नगर जल विकास प्रणाली से जुड़े हुए थे। ये साधारणतः सड़कों के नीचे होती थी, जिनमें अपशिष्ट जल बहता था। ठीक है, ये हो गए जल प्रबंधन। तो ये आप देख सकते हो, चित्र दिया हुआ है बढ़िया सा। एक लोथल गुजरात में जल निकास प्रणाली दी हुई है। तो ये देखो कैसे जल निकास प्रणाली दी है। ये नीचे 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 यहाँ पे नालियाँ आ रही हैं। तो ये जल निकास प्रणाली है पूरी, कि यहाँ से जल जो है वो निकल जाता था। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में लोग ईंटों से बनाए कुओं से पानी निकाला करते थे, किंतु अन्य क्षेत्रों में तालाब, पास के झरनों, मानव निर्मित जलाशयों में पानी लेते होंगे। धौलावीरा में 73 मीटर लंबा सबसे बड़ा जलाशय मिला है। और धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में कच्छ के रण में है, जिसमें 73 मीटर लंबा सबसे बड़ा जलाशय मिला है। अब जलाशय क्या होता है? तो जलाशय विशाल प्राकृतिक या कृत्रिम स्थान होता है जहाँ जल का भंडार किया जाता है। ठीक है, तो धौलावीरा में पत्थरों और यहाँ तक कि चट्टान को काटकर कम से कम 6 विशाल जलाशयों का निर्माण किया गया था। इनमें से अधिकांश को कुशल जल संचयन और वितरण के लिए भूमिगत नालियों से जोड़ा गया था। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। धौलावीरा में चट्टान को काटकर बनाया गया 33 मीटर लंबा विशाल जलाशय। ठीक है, ये 33 मीटर लंबा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए विचार करें कि जलाशयों के इस प्रकार के निर्माण के लिए आवश्यक श्रमिकों की बड़ी संख्या के बारे में सोचो। तो ये बच्चों के लिए दिया है, इसको कल्पना करनी है, इसे छोड़ देते। ठीक है, अब हड़प्पावासी क्या खाते थे इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक डेफिनेशन है, उसे देख ले। दलहन। दलहन का मतलब होता है फसलों की श्रेणी, जिसमें सेब, मटर के दाने और दालें सम्मिलित हैं। हड़प्पावासियों ने अपनी अनेक बस्तियाँ बड़ी और छोटी नदियों के किनारे बसाई थी। ये सिर्फ जल स्रोतों तक आसानी से पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि कृषि की दृष्टि से भी एक औचित्यपूर्ण विकल्प रहा होगा, क्योंकि नदियां अपने आसपास की भूमि को उपजाऊ बनाती हैं। पुरातात्विक खोजें ये दर्शाती हैं कि हड़प्पावासी दलहन और अनेक किस्म की सब्जियों के अतिरिक्त जौ, गेहूं, कुछ मोटे अनाज, बाजरा और कभी कभी धान जैसे अनाज की खेती करते थे। यूरेशिया में कपास उगाने में भी वे सर्वप्रथम थे, जिसका उपयोग वे कपड़ा बुनने में किया करते थे। उन्होंने हल सहित खेती के कई उपकरण बनाए, जिनमें कुछ का उपयोग आधुनिक समय में भी किसानों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब ये देख सकते हो, ये मिट्टी से निर्मित हल का एक लघु प्रतिरूप है, जो कि हरियाणा में बनावली से हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ये मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, यह गहन कृषि गतिविधि सैकड़ों छोटे ग्रामीण स्थलों अथवा गांवों के द्वारा संचालित की जाती थी। अभी की तरह तब भी ग्रामीण क्षेत्रों से पर्याप्त कृषि उपज प्रतिदिन उपलब्ध होने पर ही नगर जीवित रह सकते थे। ठीक है, हड़प्पा वासियों ने मांस के सेवन के लिए अनेक पशुओं को पाला और मछलियों के लिए वे नदियों और समुद्रों पर निर्भर रहते थे। खुदाई में बड़ी संख्या में पाई गई पशुओं की हड्डियों और मत्स्य जीवाश्म से इसका पता चलता है। हड़प्पा वासियों के खाने पकाने के पात्रों में क्या होता था? तो मिट्टी के पात्रों की वैज्ञानिक जांच से कुछ प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, जिसमें प्रत्याशित दुग्ध उत्पादन और प्रत्याशित जैसे हल्दी, अदरक और केले दोनों प्रकार के अवशेष हैं। स्पष्ट है कि उनके भोजन में बहुत विविधता थी। तो आइए पता लगाएं। मान लीजिए कि आप हड़प्पा के नए घर में खाना पकाते हैं। आप ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर कौन से व्यंजन बनाएंगे? तो सक्रिय व्यापार क्या है? तो हड़प्पावासी न केवल अपनी सभ्यता, आसपास या बहुत दूर के अन्य नगरों में, बल्कि भारत के भीतर और भारत की अन्य सभ्यताओं और संस्कृतियों के साथ भी सक्रिय रूप से व्यापार किया करते थे। उन्होंने आभूषणों, लकड़ी, दैनिक उपयोग की कुछ वस्तुओं, संभवतः सोने और कपास और कुछ खाद्य वस्तुओं का निर्यात किया। उनके सर्वाधिक प्रिय आभूषण कार्नेलियन के मोती थे, जो अधिकतर गुजरात में पाए जाने वाले लाल रंग के अल्प मूल्यवान पत्थर होते थे। हड़प्पा के कारीगरों ने उनमें छेद करने की तकनीक भी विकसित की, ताकि धागे को डालकर उन्हें तरह तरह से सजाया जा सके। उन्होंने शंखों से बहुत सुंदर चूड़ियाँ भी बनाई। चूँकि शंख का खोल शक्त होता है, अतः इन चूड़ियों को बनाने के लिए परिष्कृत तकनीक की आवश्यकता भी होती होगी। ये स्पष्ट नहीं है कि हड़प्पा वासियों ने निर्यातित वस्तुओं के बदले में किस वस्तु का आयात किया। संभवतः यह तांबा हो सकता है, क्योंकि ये धातु सामान्यतः उनके पास बहुतायत में उपलब्ध नहीं थी। ठीक है,
अब आइए पता लगाते हैं कि हड़प्पावासी मुलायम धातु तांबे की कलाकारी में कुशल थे। तांबे में टिल मिलाने पर कांस्य धातु बन जाती है जो तांबे की तुलना में कठोर होती है। तो हड़प्पावासियों ने उपकरण तथा बर्तन बनाने में कांसे का उपयोग किया। बाद में हम इसकी बनी कुछ छोटी प्रतिमाएं जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें। तो हड़प्पा का हाथी दांत का कंघा है, ये देखो आप देख सकते हो, ये कंघा हाथी दांत से बना हुआ कंघा जो ओमान के तट पर पाया गया। ठीक है, ये हाथी दांत का कंघा कहाँ पाया गया है, तो आप देख सकते हो ओमान के तट पर ये पाया गया है। लगभग 7 सेंटीमीटर ये लंबा है। ठीक है, और उन्होंने इस तरह के व्यापार को संचालित करने के लिए स्थल मार्ग और नदियों तथा अधिक दूरवर्ती गंतव्यों के लिए समुद्री रास्तों का उपयोग किया। अब यहाँ ये जो चित्र दिया है यहाँ में सूसा में खुदाई में प्राप्त कार्नेलियन मनके हैं। ये तो ये वर्तमान ईरान की बात है, तो ये मनके मिले हैं वहाँ पर। ठीक है, तो अब इसमें आगे पढ़ लेते हैं हम कि स्थल मार्ग और नदियों दूरवर्ती गंतव्य समुद्र से उपयोग किया। ठीक है, तो भारत की प्रथम गहन समुद्री गतिविधि थी। वास्तव में गुजरात और सिंध के तटवर्ती क्षेत्रों में कई हड़प्पाई बस्तियां स्थित हैं। ठीक है, गुजरात में स्थित एक लघु बस्ती लोथल में आश्चर्यजनक रूप से 217 मीटर लंबाई और 36 मीटर चौड़ाई का एक विशाल बेसिन पाया गया। इसकी लंबाई फुटबॉल के 2 मैदानों से थोड़ी अधिक है। इस बेसिन में बंदरगाह जैसी संरचना अवश्य रही होगी। इसका इस्तेमाल नावों के माध्यम से वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए किया जाता होगा। इस प्रकार के व्यापक स्तर के व्यापार में आवश्यक था कि व्यापारी अपने सामान को और एक दूसरे को पहचाने। अनेक वस्तुओं की खुदाई में मिली हजारों की संख्या में छोटी मोहरों का मुख्य उपयोग यही रहा होगा। ये मोहरें एक मुलायम पत्थर स्टीएटाइट की बनी थी जिन्हें गर्म कर कठोर बनाया जाता था। इनका माप केवल कुछ सेंटीमीटर है। सामान्यतः इनके ऊपर जानवरों के चित्र बनाए गए, किंतु इन पर लेखन प्रणाली के कुछ संकेत भी मिलते हैं। इस लेखन प्रणाली और पशुओं के चित्रों के प्रतीकों के अर्थ को अभी समझा जाना बाकी है, पर यह निश्चित है कि ये किसी प्रकार के व्यापार की गतिविधियों से संबंधित है। लोथल में ये देखो विशाल बंदरगाह दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये लोथल में विशाल बंदरगाह है जो उस समय का बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बाएं से दाएं एक श्रृंगी पशु बना हुआ है। ठीक है, ये वाला ये एक श्रृंगी पशु का है। बैल, एक श्रृंगी पशु बैल, सींग वाला बैल, सींग वाले एक श्रृंगी पशु। ठीक है, और ये बैल है और ये सींग वाले बाघ को दर्शाती हड़प्पा की कुछ मोहरें दी हुई हैं। ठीक है, अब ये देखो चित्र देखो। प्राचीन जीवन। पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा वासियों के द्वारा निर्मित और उपयोग की गई अनेक वस्तुओं को सामने लेकर आए हैं। ठीक है, दैनिक उपयोग की देखो वस्तु है यहाँ पर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो ये दिया है एक कांस्य दर्पण है। ये कांसे का दर्पण है, एक पकी मिट्टी टेराकोटा का पात्र है ये, और दोनों जो हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये दोनों के दोनों हमें धौलावीरा से प्राप्त हुए। ठीक है, यहाँ पे भार तौलने के कुछ पत्थर ये देखो दिख रहे हैं हमको, और एक ये कांसे की छैनी है जो ये भी आपको कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये भी आपको धौलावीरा से ये दोनों चीज़ें आपको प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 25 सेंटीमीटर की लंबाई वाले एक पत्थर पर उकेरा गया खेल बोर्ड धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी मिट्टी की सीटी मिली है, करणपुरा राजस्थान से प्राप्त हुई है। हड़प्पा वासियों ने वयस्कों और बच्चों दोनों के मनोरंजन के लिए अनेक खेल तैयार किए थे। ठीक है, ये भी बात हमने देखी। अब सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक वस्तुएं देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी मूर्ति दिख रही है जिसे प्रायः पुरोहित राजा कहा जाता है, यद्यपि ये मालूम नहीं है कि एक प्रतिमा किसकी है। स्वास्तिक दर्शाती हुई एक ये मुहर आप देख सकते हो। शक्तिशाली पशुओं से घिरे ऊंचे स्थान पर बैठे त्रिमुखी देवता की को दर्शाती एक ये देखो मुहर है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त ये नर्तकी की एक लघु कांस्य प्रतिमा है। ठीक है, और नमस्ते की मुद्रा में बैठी एक पक्की मिट्टी टेराकोटा की मूर्ति, एक पात्र पर प्यासे कौवे की कहानी को भी जो है वो दर्शाया गया है, जिसमें वो पात्र के निचले हिस्से से जल को पीने के लिए एक चतुर तरीका निकालता है। ये आप प्राप्त हुआ है, लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब पता लगाते हैं कि लोथल के पात्र पर दर्शाई की कहानी को पूरा कीजिए। तो ये बच्चों के लिए, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अंत अथवा नई शुरुआत। तो 1900 सामान्य संवत पूर्व के आसपास इस सिंधु सरस्वती
सभ्यता की सभी उपलब्धियों के बावजूद उसका हास्य हो गया। इसके नगर एक के बाद एक खाली होते गए। यदि कोई निवासी वहां रहे भी तो उन्होंने परिवर्तित वातावरण में ग्रामीण जीवन शैली को अपनाया। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ववर्ती सरकार या प्रशासन अब विद्यमान नहीं रहा। धीरे धीरे हड़प्पावासी हज़ारों नहीं तो सैकड़ों की संख्या में छोटी छोटी बस्तियों के रूप में बिखर गए। ठीक है, तो आइए विचार करते हैं कि हड़प्पावासी ग्रामीण बस्तियों से लौट गए क्योंकि किसी नगरीय जीवन शैली की तुलना में ग्रामीण जीवन शैली भोजन और जल तक सहज पहुंच प्रदान करती थी। तब से लेकर अब तक नगर भोजन और अभी कभी कभी जल आपूर्ति के लिए गाँव पर हम निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो इस सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो पुरातत्ववेदाओं ने इसके अनेक कारण बताए। बहुत समय पहले ये सोचा गया कि युद्ध या आक्रमण ने नगरों का विध्वंस किया होगा, लेकिन युद्ध या आक्रमण के कोई निशान नहीं मिलते हैं। जहाँ तक प्रमाणों की बात है तो हड़प्पावासियों ने वास्तव में कभी भी कोई सेना युद्ध के हथियार नहीं रखे। ये अपेक्षाकृत एक शांतिपूर्ण सभ्यता प्रतीत होती है। ठीक है, वर्तमान में दो कारणों पर सहमति है। पहला कि 2200 सामान्य संवत पूर्व से विश्व को अत्यधिक प्रभावित करने वाली जलवायु संबंधी परिवर्तनों से, जैसे कि वर्षा में कमी हुई, शुष्कता की स्थिति उत्पन्न हुई, इसने कृषि कार्य को जो है वो अधिक कठिन बनाया होगा और नगरों की ओर खाद्य आपूर्ति में कमी आई होगी। ठीक है, दूसरा कारण ये बताया जाता है कि सरस्वती नदी का मध्य बेसिन सूख गया होगा। वहाँ कालीबंगा और बनावली जैसे नगर अचानक छोड़ दिए गए। इसमें अन्य कारण भी रहे होंगे, लेकिन ये दो कारण हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने कल्याण के लिए अपनी जलवायु और पर्यावरण पर कितने निर्भर है। यद्यपि नगर लुप्त हो गए, लेकिन हड़प्पा की संस्कृति और प्रौद्योगिकी अधिकांशता बची रही और ये भारतीय सभ्यता के अगले चरण में पहुंच गई, जिसके बारे में हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस चैप्टर में हमने पढ़ी, जो दिया होता है, तो देख लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता या सिंधु हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। हड़प्पावासियों ने कुशल जल प्रबंधन, विविध शिल्पों और सक्रिय व्यापार के साथ सुनियोजित नगरों का निर्माण किया। उपजाऊ कृषि से नगरों को विभिन्न प्रकार की फसलें प्राप्त हुई। इस सभ्यता का जलवायु संबंधी और पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण अंततः हास्य हो गया। लोग ग्रामीण जीवन शैली की ओर लौट गए, क्योंकि इसके बाद वैदिक सभ्यता आएगी जो कि ग्रामीण सभ्यता कहलाई है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न और क्रियाकलाप दिए हुए हैं बच्चों के करने के लिए। तो ये चैप्टर भी हमारा फिनिश होता है। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। तो अगर अच्छा लगा हो और मेरे द्वारा कराया गया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। एक सेकेंड, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे द्वारा कराए जा रहे सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थोड़ा सा भी अगर ये अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर किया करिए और फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगती है और मेरे द्वारा कराई जा रही बाकी क्लासेस कैसी लगती हैं। तो मैं थोड़ा फास्ट कराती हूँ ताकि कवर जल्दी हो जाए और हम रिवीजन भी कर पाएँ, ताकि हम ज़्यादा समझ सकें। ठीक है, तो धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।